नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप सभी का स्वागत है डीकोड आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ये सवाल सबके दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आता है, जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, बात हम लोग कर रहे हैं, आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि टॉपिक क्या है। बात हम लोग कर रहे हैं कि कौन सा ऑप्शनल लिया जाए। क्या कोई स्पेसिफिक ऐसी ऑप्शनल है जिसमें ज़्यादा नंबर आते हैं, या हम लोग ऑप्शनल सिलेक्ट कैसे करें? क्योंकि हम सभी को पता है दोस्तों कि अगर आपको मेरिट लिस्ट पे आना है और अगर आपको अपने चॉइस का, अपने पसंदीदा जॉब को अवेल करना है, उसको पाना है, तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा नंबर लाना पड़ता है। क्योंकि जनरल स्टडीज़ मोर और लेस जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए हैं, सबका मोर और लेस 19-20 का ही फर्क रहता है। तो जो चीज़ें डिफरेंशिएट कर देती हैं एक कैंडिडेट को दूसरे कैंडिडेट से, वो होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का नंबर और होता है एसे का नंबर। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि एसे और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को हमको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयारी करनी पड़ती है, ताकि वी कैन गेट एन एज ओवर द अदर्स। तो अब इसीलिए हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शनल लिया जाए। दोस्तों, बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कुछ मिथ्स होती हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेकर। जैसे ये फला सब्जेक्ट जो है उसके सिलेबस छोटा है, या ये सब्जेक्ट जो काफ़ी इजी है समझना, या ये वाला सब्जेक्ट जो है, ये फला सब्जेक्ट नंबर ज़्यादा इसमें आते हैं, या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेंगे तो इसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ों को जो है आपको नज़रअंदाज करना है। ये सब वो फैक्टर्स है ही नहीं बुनियादी तौर पे जिसके ऊपर आप अपना डिसीजन लें कि कौन सा ऑप्शनल आपको लेना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 4 बार यूपीएससी का मेंस निकाला है। तो बेस्ड ऑन दैट, इनफैक्ट 5 बार यूपीएससी का मेंस निकाला है। बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस आई कैन से कि जो भी आपके यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल होते हैं, या कौन सा सब्जेक्ट्स के सिलेबस ज़्यादा है या कम है, ये सब मैटर नहीं करता दोस्तों। मैटर करता है आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मज़ा आता है, किस सब्जेक्ट को आप घंटों ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, वो ये है कि हो सकता है कि मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में आपको बहुत ज़्यादा स्कोरिंग लगे, और वो कायदे से होता भी है। जैसे अगर मान लो आप लोग क्लास 11th-12th की अगर हम बात करते हैं, 10th की हम बात करते हैं, तो जिनका 11th-12th के नंबर में मैथ्स सब्जेक्ट होता है, उनका परसेंटेज ज़्यादा जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आर्ट्स का बैकग्राउंड से कोई बच्चा आ रहा है, तो उसके नंबर साइंस के बैकग्राउंड से कम आते हैं। इट इज़ वेरी ऑब्वियस। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेंगे तो ज़्यादा पास करने की संभावना है। पास करने की संभावना है हर सब्जेक्ट में है। तो यूपीएससी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न, दिस इज समथिंग वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट, कि ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कि आपको ज़्यादा फायदा करे इन टर्म्स ऑफ कि आप क्लियर करने में। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि सिलेबस छोटा या बड़ा। देखिए, सिलेबस छोटा या बड़ा अगेन डजंट मैटर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर छोटी चीज़ जो है वो आसान हो, क्योंकि छोटी चीज़ें माइन्यूट होती हैं, आपको बहुत डीप में जाना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आपको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो, जिसको आपको पढ़ने में मज़ा आता हो, जिसको आप घंटों बैठ सकते हो लेकर। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कई लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लेते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन बहुत ईमानदारी से करी है, अगर आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स जो है आपकी बहुत पकड़ है, मजबूत है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। और एक और एस्पेक्ट है दोस्तों जिसको मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, वो ये है कि हम अपने शौक को डेवलप कर सकते हैं टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। हो सकता है कि आपकी पॉलिटिकल साइंस में कभी आपने पढ़ी नहीं हो सकता है आपका मास्टर्स हो चुका है इंग्लिश लिटरेचर में, या आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं मास कम्युनिकेशन में, आपने पॉलिटिकल साइंस कभी नहीं पढ़ा है, आपका साइंस बैकग्राउंड रहा है। इवन देन आई वुड सजेस्ट कि आप पॉलिटिकल साइंस की तरफ अपनी रुचि डेवलप करें। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये आपका हो सकता है इनिशियल कुछ समय आपके ऊपर ज़्यादा बर्डनसम लगे, आपको ज़्यादा इम्पोजिव लगे, लेकिन ट्रस्ट में ये आने वाले 1-2 महीने के बाद ये आपका काम आसान करेगा। कैसे? क्योंकि हमने इन एनी केस जनरल स्टडीज़ के वो 4 पेपर पढ़ने ही हैं। हिस्ट्री पढ़ना है हमें, ज्योग्राफी पढ़ना है हमें, इकोनॉमिक्स पढ़ना है हमें, पॉलिटी पढ़ना है हमें, करंट अफेयर्स पढ़ना है हमें ऐसे पढ़ना है। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हम एक और सेपरेट सा सब्जेक्ट खोल रहे हैं। मान लीजिए आप फिजिक्स ले रहे हो, आप मैथ्स ले रहे हो, आप साइकोलॉजी ले रहे हो, तो आपको नहीं लगता है कि ये सब सब्जेक्ट्स फिजिक्स, मैथ्स, साइकोलॉजी, क्या इसका कोई भी इम्पैक्ट आपके जनरल स्टडीज़ का सिलेबस पढ़ता है? नहीं पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग थर्ड क्राइटेरिया पे आ रहे हैं, टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शनल। सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्राइटेरिया, और वो ये है कि कितना ज़्यादा ओवरलैप करता है आपका ऑप्शनल आपके जीएस सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। अगर ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा है तो आप खुद समझदार हैं कि अगर आप बहुत स्लो एंड स्टेडी वे में भी अपनी ऑप्शनल को तैयार करते हैं, तो इन अदर वर्ड्स आप
अनजाने में आप अपने जनरल स्टडीज़ को भी प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी आप लोग जो स्लाइड देख रहे हैं, अभी आप लोग जो स्क्रीन पे पेपर देख रहे हैं, इसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का पूरा डिटेल में सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, पार्ट बाय पार्ट। और उसमें जो ग्रीन हाइलाइट्स है दोस्तों, वो हाइलाइट्स बेसिकली ये बताने के लिए है कि कौन कौन से एरियाज हैं जो जनरल स्टडीज़ के साथ ओवरलैप होते हैं। उसके नीचे देखिए आप, एक नीचे मैंने लिख रखा है पॉलिटिकल साइंस ओवरलैपिंग एरियाज विद जीएस एंड एसए। ऐसे में खास बात यह है दोस्तों कि आजकल आपको पेपर में 2 ऐसे लिखना पड़ता है। एक ऐसे ये होता है जिसमें जैसे एथिकल क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा वेग टॉपिक्स पे होता है, जैसे व्हाट इज़ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस, या इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपकी पकड़ मजबूत बनाने के लिए आपको पॉलिटिकल फिलोसोफर्स को जानना पड़ता है। तो भाई पॉलिटिकल फिलोसोफर्स आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे ही, आपको उनको कोट करने में आसानी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग होराइजन काफ़ी ब्रॉड होगी। तो ऐसे में ये फ़ायदा करता है। दूसरा तरीके के जो एसेज आते हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी आते हैं कि इंडिया के साथ इसका रिलेशनशिप बताओ, या इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरीके का माहौल है उसको डिस्कस करो, क्या साउथ चाइना सी को लेकर के आप डिस्कस कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आईआर से रिलेटेड अगर कोई ऐसे टॉपिक आता है उसमें भी आप परिपक्व हो जाएंगे। तो मतलब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की भरपूर तैयारी अच्छे ढंग से स्लो एंड स्टडी वे में भी करते हैं, तो आप अनजाने में आपके पास जो ऐसे का जो पेपर आएगा उसके लिए मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ नोट्स बट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। सेकंड जो चीज़ है वो है एथिक्स का पेपर में भी आपको बहुत सारे फिलोसोफर्स को पढ़ना पड़ता है। वो सेम टू सेम फिलोसोफर्स आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ने पड़ेंगे। 19-20 का ऑफकोर्स फर्क रहेगा, लेकिन मेजॉरिटी काम आपका हो जा रहा है, तो आपका एथिक्स में भी काम आ रहा है। रही बात GS 1, 2 और 3 की, GS 1 में दोस्तों इंडियन नेशनल मूवमेंट में काम आ रहा है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री में काम आ रहा है पॉलिटिकल साइंस आपका, जब हम लोग सोशल मूवमेंट्स पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरा चीज़ है कि वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत काम का चीज़ है, वर्ल्ड हिस्ट्री पेपर 1 में आता भी है GS के, और वर्ल्ड हिस्ट्री के एस्पेक्ट्स हम लोग को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 है उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस की जो एवोल्यूशन है उसमें पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जो आती है पेपर 1 में ही सोशल इश्यूज या सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक, या अगर हम इसको पॉलिटिकल जो हमारे GS 2 है उसमें सोशल जस्टिस के टॉपिक्स में भी आ सकता है। तो सोशल इश्यूज या सोशल जस्टिस के टॉपिक्स हम इन एनी केस पेपर 1 में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 के पार्ट बी में पढ़ रहे हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस या इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो उसमें हमें इन एनी के सोशल इश्यूज और सोशल जस्टिस के टॉप एरियाज कवर करने पड़ते हैं। तो टेक्निकली GS 1 में हिस्ट्री, सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करता है, ये ओवरलैप करता है। GS 2 का एंटायर पेपर पॉलिटी और गवर्नेंस, इसके साथ साथ IR, ये एंटायर चीज कवर करता है। सो पेपर 1 का ऑलमोस्ट 4 एरियाज होता है, सोसाइटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें से 3 एरियाज तो ये कवर कर देता है। जो पेपर 2 है उसमें भी 3 एरिया होता है, पॉलिटी, गवर्नेंस और IR, ये वो कवर कर देता है। पेपर 3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ये जो एस्पेक्ट है ये भी PSIR में आपको पढ़ना है, तो वो भी आपका कवर हो जाता है। सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज जो होते हैं वो भी PSIR में आपका कवर हो जाता है। इसके अलावा पेपर 4 में मैंने बताया आपको एथिक्स के पेपर में भी काम आ जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि आपका एंटायर पोर्शन जो है GS का कवर हो जाता है ऑलमोस्ट 70-75%, अगर आप कायदे से, ईमानदारी से PSIR यानी कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन को ऑप्शनल बनाते हैं। आपकी रुचि इसमें डेवलप करनी ही पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये आपका काम आसान कर देगा। और अगर किसी को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, देन इट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सा ऑप्शनल लें, तो आपके पास 3 इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे, जिसके बुनियादी तौर पे आप अगर विचार करें तो आप सही ऑप्शनल तक पहुंच सकते हैं। नंबर 1, आपकी रुचि होनी चाहिए उसमें, नहीं है तो डेवलप कर सकते तो बहुत बढ़िया है। दूसरी, ऑप्शनल का पेपर का सिलेबस जनरल स्टडीज के पेपर का सिलेबस से मैक्सिमम ओवरलैप करना चाहिए, जिससे आपका मेहनत जो है कम लगे। स्मार्ट वर्किंग या स्मार्ट स्ट्रैटेजी जिसको कहते हैं। और तीसरी यह है कि आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को भी ले सकते हैं दोस्तों। तो रही बात मटेरियल अवेलेबिलिटी की, आज की तारीख में इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, तो वो बहुत बड़ी इशू नहीं है। देयर वाज अ टाइम जब ये सारी चीज़ों को भी कंसिडर किया जाता था। आई डोंट थिंक आज ये उतना रेलेवेंट है। ओवरलैपिंग की बात मैंने बता दी। अब आप जो देख रहे हैं ये है हमारा पेडागॉजी, या ये हमारा सिस्टम है कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस ले रहे हैं तो आप किस तरीके से उसको अप्रोच करेंगे। दोस्तों जो आप लिस्ट देख रहे हैं मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये हम लोग की जो स्ट्रैटेजी होगी पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट करने की, हमारे प्लेलिस्ट में पॉलिटिकल साइंस UG करके एक प्लेलिस्ट है और PSIR करके भी एक प्लेलिस्ट है।
उसमें कई दिनों से मतलब कि अपडेट्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने कोई भी नया एज़ सच प्लेटफ़ॉर्म या प्लेलिस्ट नहीं खोलना है। मैं उन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स पे या उन्हीं प्लेलिस्ट को ही कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि कुछ दिनों के लिए ये स्ट्रैटेजीज़ बताना ज़रूरी था। तो करंट अफ़ेयर्स की भी सीरीज़ चल रही थी, तो बीच में वो रुका हुआ था। अभी हम लोग डायरेक्टली जो है करंट अफ़ेयर्स के साथ-साथ पीएसआईआर की यानी कि पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स को लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। जो सिस्टम है, जो सिस्टमैटिक वे टू अप्रोच पॉलिटिकल साइंस, उसके लिए मैंने यहाँ पे जो अभी आप जो शीट देख रहे हैं, उसमें अंदर ये लिखा हुआ है कि शुरुआती तौर पे हमें एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। एनसीईआरटीज़ की रेलेवेंस क्या है अगर आप जानना चाहते हैं आज के चेंजिंग पैटर्न ऑफ प्रीलिम्स में, तो ऊपर आई बटन में आप देख लीजिए, मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड करा है जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से एनसीईआरटी आज भी रेलेवेंट है हमारे प्रिपरेशन के लिए। तो हमें पॉल साइंस में भी एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया हो, अगर बहुत ज़्यादा समय है तो आप 6 से लेकर के एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ डीकोड आईएएस में आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे ही वो खत्म करेंगे तो हम लोग सीधा आ जाएंगे एडवांस किताबों में। एडवांस किताबों की लिस्ट आप ज़रूर देख पा रहे होंगे, और एडवांस किताबों को खत्म करते करते जो तीसरा एस्पेक्ट है हमारा, वो है करंट अफेयर्स का विथ रिस्पेक्ट टू दी आईआर और इन पॉलिटिकल साइंस। तो टेक्निकली दोस्तों कि हमारे यहाँ डीकोड आईएएस में 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, आपको इन 3 दिनों पे पॉलिटिकल साइंस के अपडेट्स मिलेंगे, और बाकी दिनों में आपको करंट अफेयर्स भर भर के मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल साइंस एंड अदर एरियाज। तो हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि अगर इस पेडागॉजी को हम लोग फॉलो कर सकें तो हमारा फाउंडेशन, एडवांस और करंट, ये तीनों एकदम कॉन्ग्रुएंस, एकदम एक सीक्वेंस में आ जाएगा, और इससे बेहतर प्लान और हो नहीं सकता। किताबों का लिस्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, इन्हीं सब किताबों के नोट्स को ही हम लोग डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना हो। और ये जो शुरू होगा, या ये जो आने वाले समय में हम लोग ये स्टार्ट कर ही रहे हैं, उसको कंटिन्यू करेंगे। इस मुहिम में सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों का होगा जो लोग 2022 का ऑप्शनल के लिए सोच रहे हैं या 2023 या 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, कंटेंट सही लग रहा है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हिट द बेल आइकन एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। नमस्कार, जय हिंद।